हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। देखिए, हम लोग पीटी 365 में इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे थे। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 साल पूरे हो गए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 100 साल पूरे हो जाते हैं या 50 साल, 200 साल, 1000 साल, जिस किसी भी घटनाक्रम का अगर ये ऐसा कंप्लीट होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस साल के यूपीएससी के लिए। इसका अभी 100 साल पूरा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी 100 साल किसका पूरा हुआ था? 100 साल पूरा हुआ था डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पोस्ट का, जो कि बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 से। ऐसे ही सेम इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को भी भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इसको स्थापित किया गया है, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि बनाई गई थी 1921 में। मेंबर्स की बात कर लें कि कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। स्पीकर जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन को। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा, इसको डिसाइड करने का पावर किसको है? स्पीकर को है। कई बारी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे देता है प्रेसिडेंट, या दूसरा चीज़ कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि स्पीकर ही इसके हेड होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, तो वो भी गलत हो जाएगा। या दे देगा कि डिप्टी स्पीकर इसके हेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्पीकर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कौन इसके चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। डब्ल्यू एम हेली जो थे, पहले प्रेसिडेंट थे इसके पब्लिक अकाउंट कमेटी के। जब गठन 1921 में हुआ तो उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू एम हेली। उसके बाद पहले इंडियन प्रेसिडेंट इसके कौन थे? पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे भूपेंद्र नाथ मित्रा। उसके अलावा लास्ट प्रेसिडेंट आज़ादी से पहले कौन थे? लियाकत अली खान। तो ये 3 इन लोगों का नाम याद रखना है। बाकी 1967 से पहले क्या था कि एक कन्वेंशन चला आ रहा था कि जो कमिटी के हेड होते थे उनको जो है रूलिंग पार्टी से बनाया जाता था। जो सत्ताधारी पार्टी थी उन्हीं से इनको जो है उसके हेड को बनाया जाता था। बाद में क्या किया गया, 1967 के बाद एक नई ट्रेडिशन स्टार्ट हुई, जिसके तहत हमेशा अपोजिशन के कोई भी व्यक्ति को इसका हेड बनाया जाता है। अपोजिशन के कोई भी व्यक्ति को इसका हेड बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हालांकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है इसका। मेजर काम क्या है? मेजर काम ये है कि जो जो सत्ताधारी पक्ष पार्टी होती है, जो भारत सरकार है, उनको जो पैसे संसद ने अपॉइंट किए हैं उसकी जांच करना, ठीक है, एग्जामिनेशन करना, वो एक चीज़ है। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसका भी जांच करना। साथ ही साथ अन्य ऐसे अकाउंट, ऐसे कोई भी अकाउंट जिनको ये कमेटी समझती है कि ये जांच के लायक है और पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया है, उसको भी ये जांच। ये उसके अलावा जो सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं, उनके भी लेखों की जांच करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखो, यहाँ पे इसके तहत बहुत सारे जितने इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं, उन सब का ये जांच करता है। जैसे कैग की जो एनुअल रिपोर्ट आती है ना, उसमें जो बातें लिखी हुई होती हैं सेंसस को लेके, उसकी भी जांच करती है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो कैग के रिपोर्ट की जांच कौन करती है? ये करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक बात और ये है कि देखिए, ये ऐसे कंपनियों की जांच नहीं करती है, ये ऐसे पब्लिक अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट कंपनियों की जांच नहीं करती है जिनका जांच कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग करती है। जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है, जिसकी जांच करती है, उन सब कंपनियों या पब्लिक अंडरटेकिंग्स का जांच ये नहीं करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब आइए समझ लेते हैं एस्टीमेट कमेटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में क्या डिफरेंस है, इनको समझ लेते हैं। तो देखिए, एस्टीमेट कमेटी बनाई गई 1950 में। मेन काम क्या है? एग्जामिन करना बजट एक्सपेंसेस को, साथ ही साथ बताना कि किस प्रकार जो है आप खर्चे को, गवर्नमेंट खर्चे को कम कैसे कर सकती है, मित व्ययिता कैसे कर सकती है, के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें टोटल ओरिजिनली 25 मेंबर थे, लेकिन 1956 में इसको बढ़ा के 30 कर दिया गया। और ये पूरे मेंबर्स कम एस्टीमेट कमेटी के, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राक्कलन समिति, हिंदी में बोलते हैं प्राक्कलन समिति। तो जो ये एस्टीमेट कमेटी है,
स्टेट एस्टिमेट कमेटी में हमेशा जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से ही आते हैं, केवल और केवल ओनली फ्रॉम लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली फ्रॉम लोकसभा। जैसे कि हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी में देखा था कि इसके मेंबर्स कहाँ से आएंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से आएंगे, लेकिन एस्टिमेट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से आते हैं। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कमेटी के कैसे अपॉइंट होते हैं, स्पीकर अपॉइंट करते हैं इसके चेयरपर्सन, सेम जैसे इसमें वैसे इसमें। ठीक है। और इसमें जो हेड होते हैं इस कमेटी के, एस्टिमेट कमेटी के जो हेड होते हैं वो रूलिंग पार्टी से आते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात। इसमें ऑपोजिशन से आते हैं। थोड़ा कंपैरिजन करते करते पढ़िए थोड़ा सा, तो वो ईजी हो जाएगा। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बनाया गया था 1964 में। किसके रिकमेंडेशन पे, कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। 1974 में मेंबरशिप इसकी भी बढ़ाई गई, जहाँ पे 22 कर दी गई टोटल। ठीक है। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं, इसमें जो मेंबर्स होते हैं 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से आते हैं। ठीक है। पहले टोटल 15 ही मेंबर थे, पहले टोटल 15 ही मेंबर थे, बाद में इसको बढ़ा के 1974 में बढ़ाया गया और कर दिया गया 22 मेंबर, जिसमें 15 और 7 का रेशियो है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझ। बाकी इसके भी चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। जो मेंबर्स होते हैं ये 22, उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाता है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हेड होंगे वो लोकसभा के सदस्यों में से कोई एक होगा जो इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये 15 मेंबर्स में से ही किसी को चुना जाएगा जो इसके अध्यक्ष होंगे। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, ये इसका हिंदी में नाम है। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये सीएजी और पीएसी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी हालांकि बता दिया है। सीएजी और देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये कैग के रिपोर्ट्स की भी जांच करती है। पहले थोड़ा सा कैग के बारे में देख लो। आर्टिकल 148 प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग। कैग के स्वतंत्र जो है ऑफिस का प्रावधान करता है आर्टिकल 148। और यह जो है भारतीय जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उसका हेड होता है। ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है कैग। एक इम्पॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे है कि ये 3 रिपोर्ट मेजरली हैं जिनको कैग सबमिट करता है प्रेसिडेंट के पास। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये तीनों रिपोर्ट का प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है। उसके अलावा जब ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है एग्जामिन करती है इन सभी रिपोर्ट्स की। ठीक है। तो कैग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच कौन करेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगा। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पे डू यू रिमेंबर वाला एक बना हुआ है जगह, जहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देख लीजिए। जैसे कि आर्टिकल 105 की बात करता है, ये स्पेशल प्रिविलेज है पार्लियामेंट्री मेंबर्स को, एमपीज को कुछ स्पेशल पार दिए गए हैं। वो प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 105 में। इसी 105 आर्टिकल के तहत क्या होता है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनकी कोई भी बात जो पार्लियामेंट में बोलते हैं उसके लिए वो अदालत में जिम्मेवार नहीं कि उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसा क्यों बोला था। तो अदालत उनसे या जो जुडिशरी उनसे सवाल नहीं पूछ सकती है। तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 105 प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ कोई भी कमेटी के सामने क्या बातें कही गई, तो उसका प्रकाशन होगा कि नहीं होगा, ये सब पार्लियामेंट का अपना इंडिविजुअल मैटर है। इसमें कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये आर्टिकल 105 ही बताता है। तो आर्टिकल 105 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 118, आर्टिकल 118 जो है संसद के जो प्रोसीजर हैं और जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, यानी कि जो क्रिया है और कार्य संचालन है, उसको कैसे डिफाइन किया जाए, उसको कैसे चलाना है, उसको पूरा पावर पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस। तो इसके बिजनेस और जो दिन भर का जो कार्यक्रम है तो रेगुलेट करने का पावर संसद को आर्टिकल 108 से मिलता है।
दो प्रकार की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो टोटल 45 स्टैंडिंग कमेटी है, टोटल 45 स्टैंडिंग कमेटी हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिला के, ठीक है। जिनमें से 24 जो हैं 24 जो हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है। इसके अलावा 3 जो है फाइनेंशियल कमेटी है। 24 जो इस डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हैं, ये 24 जो हैं ये लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को मिला के हैं, उसमें दोनों के मेंबर्स। लेकिन 9 सिर्फ राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी है और 12 सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी है। इसमें लिखा नहीं है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। 12 और 9 का एक अलग रेशियो है, वो भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब स्टैंडिंग कमेटी जो है वो क्यों बनाई जाती है, कि ये कैसे बनाई जाती है, कब बनाई जाती है? कि ये हर साल बनाई जाती है, स्टैंडिंग कमेटी हर साल बनाई जाती है, परमानेंट कमेटी के टाइप तरीके से होती है, ठीक है। हर साल बनाई जाती है या जब भी जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे तुरंत इसको स्टैंडिंग कमेटी को बना लिया जाता है। एडहॉक कमेटी क्या होती है? एडहॉक कमेटी बहुत सारे ऐसे स्कैम वगैरह रिलेटेड कोई केस है या जैसे कि कोई चीज़ है और उसको ख़त्म हो गया तो तुरंत कमेटी में ख़त्म कर दी जाती है। जैसे कि कोई स्कैम है उसको जाँच करने के लिए एक एडहॉक कमेटी बना दी गई। जब जाँच हो गया, रिपोर्ट आ गई तो वो कमेटी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो जैसे स्कैम वगैरह को जाँच करने के लिए इस प्रकार की कमेटी बनाई जाती है जिसको एडहॉक कमेटी कहते हैं, जो टेम्परेरी नेचर की होती है, जो टेम्परेरी नेचर की होती है उनको एडहॉक कमिटीज़ बोलते हैं। एडहॉक कमिटीज़ की भी 2 कैटेगरी है, एक इंक्वायरी कमेटी है और दूसरी एडवाइज़री कमेटी है। इंक्वायरी कमेटी क्या काम करती है? इंक्वायरी कमेटी किसी भी स्कैम की हमने बात करी तो उसके स्कैम की इंक्वायरी करेगी, जो रिपोर्ट होगा वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगी। उसके बाद एडवाइज़री कमेटी किसी भी मुद्दे पर एडवाइस करती है कि भैया ये चीज़ कर लीजिए, आपका हो सकता है काम बन जाए। तो अगर उनकी बात माननी होगी तो पार्लियामेंट मानेगी, नहीं माननी होगी तो नहीं मानेगी, वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट। लेकिन अभी फ़िलहाल इनका काम जो है एडवाइस करने। ओके, अब देखो 17 जो है डीआरएससीज़, डीआरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंटेड रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है? स्टैंडिंग कमेटी यानी कि आपकी स्थायी समितियाँ जो ये ऊपर दिया हुआ है स्टैंडिंग कमेटी, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये 1993 में 17 बनाया गया था, उसके बाद इसको बढ़ाया गया 2004 में, तो टोटल 17 से बढ़ के ये 24 हो गई। 24 स्टैंडिंग कमिटियाँ हैं, कमिटीज़ हैं डिपार्टमेंटल। तो ये बात यहाँ पे पहले लिखी हुई थी जो हमने पहले, ये बात हो गई हमारी डन। तो अभी इससे रिलेटेड तो कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं बचा हुआ। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के बारे में थोड़ी सी बात दी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। 3 मेजर काम है इस डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का। पहला काम क्या है? पहला काम है जो बिल इनको रेफ़र किए गए हैं, उसको एग्ज़ामिन करना। जैसे ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है ना, तो किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़ी होंगी, तो जिस डिपार्टमेंट से जुड़ी है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई बिल आया है, तो उसको जाँच करना, उसको एग्ज़ामिन करना। उसके अलावा एग्ज़ामिन करना उसके इम्प्लीमेंटेशन को, टॉपिक रिलेटेड टू मिनिस्ट्री एंड एग्ज़ामिन इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट। जो भी चीज़ें करी गई हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी जाँच करने का काम इसका है। उसके अलावा बजटरी आउटले कितना है, उसको भी जो है जाँच करने का काम कमेटी का है। तो ये सारी चीज़ें इसकी हैं। बाकी देखो इसमें टोटल 8 जो हैं वो राज्यसभा के अंतर्गत काम करती हैं। 8 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी राज्यसभा के अंतर्गत काम करती हैं और 16 लोकसभा के अंतर्गत। अब जो राज्यसभा के अंतर्गत काम करती हैं उसका हेड कौन चुनेगा? ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोकसभा के हेड हैं वो और जो राज्यसभा के हेड हैं वो अलग-अलग कमिटीज़ के हेड को चुनेंगे। जैसे स्पीकर चुनेंगे, जो ये 14 ये 16 जो लोकसभा के अंतर्गत आएँगी, उनको स्पीकर चुनेंगे उसके हेड को। राज्यसभा के अंतर्गत जो 8 आ रही हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो चुनेंगे। ये अलग-अलग जो कमिटीज़ हैं, उनके जो अलग-अलग अ सदन से जुड़ी हुई हैं, उनके जो हेड होंगे वो के अध्यक्ष को चुनेंगे। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि कोई भी मिनिस्टर इन कमिटीज़ का मेंबर नहीं हो सकता। कोई भी मिनिस्टर इन कमिटीज़ का मेंबर नहीं हो सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? उसके अलावा जो ये मेंबर्स होंगे कमिटी के, उनका जो ऑफ़िस होल्ड करने का जो टाइम पीरियड है, वो 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। 1 साल से 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा, कोई भी मेंबर जो इस कमिटी के सदस्य हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये 2 पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखना। ओके, चलिए, तो ये हो गई डन हमारी ये वाली टॉपिक। अब हम कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में लगातार डिमांड चल रही थी कि
हमको एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का के लिए अप्रूवल दीजिए। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने जा रहे हैं, तो उसको लेके ये हम चर्चा कर लेते हैं कि अब तक कहाँ पे हो और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या-क्या हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे कि ये एकदम राज्यसभा के जैसा होता है। ये एक प्रकार का अपर हाउस ऑफ द स्टेट है। जैसे राज्यसभा अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, उसी प्रकार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट का अपर हाउस होता है। एक परमानेंट हाउस होता है, अस्थायी सदन होता है। ये एक प्रकार का परमानेंट हाउस यानी स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन जैसे राज्यसभा भी स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता है। जब मैंने आपको बताया था विघटन डिसॉल्यूशन वाला, जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लागू होता है। उसी प्रकार लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली की बात नहीं कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक प्रकार का स्थायी सदन है, ठीक है? ये भी कभी डिसॉल्व नहीं होता है, ओके? अब जो ये मेंबर्स ऑफ द काउंसिल होते हैं, ये आइदर नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये बात आपको पहले से भी पता होगी। उसके अलावा टोटल पीरियड कितना होता है काउंसिल का? 6 साल का होता है, ठीक है? मेंबर्स माफ़ कीजिए, काउंसिल का नहीं होता। जो मेंबर्स का टाइम पीरियड होता है 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 1/3 मेंबर हर 2 साल में जो है रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है? या रिटायर हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। ये कभी काउंसिल कभी जो है ख़त्म नहीं होती है, जैसे लोकसभा या असेंबली ख़त्म हो जाती है, उस प्रकार ये ख़त्म कभी नहीं होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और एक मेंबर जो है, जो एक पर्सन जो कि एमपी भी है और जो है, माफ़ कीजिए, वो जो एमपी है वो कभी भी ऐसा नहीं हो कि एमपी भी रहे और स्टेट लेजिस्लेचर का भी हिस्सा बन जाए। नहीं, या तो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट रहेगा या तो एमपी रहेगा या विधायक रहेगा या सांसद रहेगा। दोनों साथ में नहीं रह सकता, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो अभी देखो, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, नया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऐसा क्यों है कि पार्लियामेंट से पूछना पड़ रहा है? देखो, वेस्ट बंगाल में जो बनने जा रहा है, देखो संविधान का आर्टिकल 169 कहता है कि ये पावर सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्लियामेंट के पास है कि वो किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकते हैं या उसको एबॉलिश कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं या एबॉलिश करने का पावर किसके पास है? जो है पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट जब ऑथराइज़ कर देगी, तभी जो है कोई अपना नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब देखो, ये ऐसा नहीं है सिर्फ़ एक तरफ़ा ये है कि पार्लियामेंट ने अप्रूवल कर दिया तो तुरंत बन जाएगा। फिर उसके बाद जिसने कहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, उसका लेजिस्लेटिव असेंबली असेंबली लेके आइए और एक रेजोल्यूशन लेके आइए। उसको जो है आप 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाइए अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जब 2/3 मेजॉरिटी से वो पास हो जाएगा, तब वहाँ पर जाके एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। आर्टिकल 169 जो है ये बात कहता है। आर्टिकल 171 क्या बात करता है? आर्टिकल 171 बात करता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के में कितने मेंबर होंगे। मेंबर्स की संख्या की बात करता है आर्टिकल 171 और कहता है कि विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा, 1/3 से ज़्यादा जो है इसके सदस्य नहीं हो सकते लेजिस्लेटिव काउंसिल के। साथ ही साथ 40 से कम नहीं होंगे, नॉट लेस दैन 40 मेंबर्स, ठीक है? 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे और 40 से कम नहीं होंगे। अभी इसी बात को लेके जो है पौंडीचेरी विधानसभा में बहुत इश्यू हुआ था, जिसको हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि वो एक्सीड कर रहे थे इस प्रोविज़न को, ठीक है? तो उसके चलते हम एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा क्रिएट हो गई थी, जिसकी चर्चा हमने करी हुई है करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। आप करंट अफेयर्स वाला सेक्शन देख सकते हैं। चलिए, तो ये 40 मेंबर से कम नहीं होंगे। वर्तमान समय में काउंसिल की स्थापना कितने सारे जगहों पे जहाँ पर काउंसिल बनाई गई है, तो ये 7th स्टेट हो जाएगा। तकरीबन अभी जो टोटल 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल टोटल 6 स्टेट में है। अब जब ये वेस्ट बंगाल में बन जाएगा तो टोटल नंबर हो जाएगा 7। तो 7th लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा वेस्ट बंगाल का। इससे पहले कहाँ पे है जहाँ पे बाईकैमरलिज़्म है, वो है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये 6 स्टेट हैं जहाँ पर अभी द्विसदनीय व्यवस्था है। लेकिन अभी 7वां कहाँ बनने वाला है? ये है, एक बारी कंपोज़िशन देख लीजिए।
एक बार कंपोजिशन देख लीजिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन कैसे होता है। 1/6 जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। 1/12 जो है इलेक्ट किए जाते हैं ग्रेजुएट्स के बीच में। 1/12 इलेक्ट किए जाते हैं टीचर्स के बीच में। 1/3 इलेक्ट किए जाते हैं लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू। 1/3 जो है इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ये टोटल कंपोजिशन है जिसको आपको याद रखना है। 1/3 देखो 1/3 कहाँ से आएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल गवर्नमेंट से, ठीक है। 1/3 1/12 कहाँ से आएगा? टीचर्स और ग्रेजुएट से आएगा। 1/6 गवर्नर करेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो एक चीज़ जो दिया हुआ है यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि मोस्टली आपको बातें पता होंगी। जैसे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या कहते हैं? असेंबली काउंसिल को बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं हम चेयरमैन, और असेंबली को बोलते हैं हम लोग स्पीकर। ये तो बहुत पहले से क्लियर है। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज होना चाहिए 30 साल और इधर 25 साल। स्ट्रेंथ की बात करें तो संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि हमने पहले बात किया कि 1/3 से ज़्यादा नहीं और 40 से कम नहीं। इसमें मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं। असेंबली में मिनिमम 60 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 500 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन वाला। मनी बिल के बारे में देख लेते हैं। तो इसको मनी बिल को काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ना वो अमेंड कर सकती है, ना वो रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। असेंबली काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो ही अमेंड कर सकती है और वो ही रिजेक्ट कर सकती है। अगर बात करें बजट की, तो बजट जो है डिस्कस किया जा सकता है काउंसिल में, बट वोटिंग नहीं की जा सकती, वोटिंग नहीं की जा सकती। बट दिक्कत क्या है बजट के साथ? क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि डिमांड नहीं कर सकते ग्रांट्स का। डिस्कस किया जा सकता है, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। ग्रांट के यानी जो अनुदानों की जो मांग होती है उस पर कोई वोटिंग नहीं कर सकती है, ठीक है। वोटिंग का सारा एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है? वो है आपके असेंबली के पास, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है? ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते। काउंसिल के मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ स्टेट्स वो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ यूटी में बात करें तो दिल्ली और पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। पौंडीचेरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पौंडीचेरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा उत्पन्न हुआ था सदस्यों की मेंबर्स संख्या को लेकर, ठीक है। तो वो एक बार आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी एक मद्रास जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, जो विधान परिषद है मद्रास, उनके 100 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखना ज़रूरी है। तो कब बना था? ये बना हुआ था आपके एमसीएल 1921 में, 1921 में, 1921 से ये बना था। उसके बाद भारत देश आज़ाद हुआ, 1947 तक जो है मद्रास स्टेट के तौर पे काम कर रहा था, उसके तहत काम कर रहा था। उसके बाद 1969 में तमिलनाडु गवर्नमेंट के तहत ये करना स्टार्ट किया। तब मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है तमिलनाडु स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पे काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने पहले भी बताया कि ये सब काउंसिल जो है 1919 के एक्ट से निकल के आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 1919 के एक्ट के तहत बनाया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज जो इन्होंने पास किए हैं इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, देख लीजिए। वैसे वोटिंग राइट फॉर वुमेन ये 1921 में आया था, विमेंस के लिए वोटिंग राइट। उसके अलावा एक है मुथु लक्ष्मी रेड्डी परिषद, कि प्रथम मुथु लक्ष्मी रेड्डी जो थी इस काउंसिल की पहली महिला जो है मेंबर थी। इसके अलावा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट जो है वो 1926 में बनाया गया था, ठीक है। उसके अलावा देवदासी प्रथा जो है इसको अबॉलिश भी मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किया था। उसके अलावा जो फ्री लीज का कॉन्सेप्ट था, पट्टा पे देना था, निःशुल्क पट्टे पर जो है घर देने का जो काम किया था, वो मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली ने ही किया था, ठीक है। तो ये कुछ मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड बातें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर लेते हैं।
मेजर प्रोविजंस को देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया है, जो निर्वाचित सदस्य थे, उनकी संख्या को बढ़ा के 70% कर दिया गया। निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा के 70% कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा क्या डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट के हिसाब से। ठीक है, डायरकी सिस्टम जो है आया था 1919 के एक्ट से। उसके अलावा मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, जिसे प्रीमियर भी कहा जाता है, उस समय प्रधानमंत्री का कार्यालय होता था, उसकी भी स्थापना करी गई इसी के तहत। उसके अलावा एक सीट जो है वो गैर ब्राह्मणों के लिए, नॉन ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व किया गया, एक सीट जो है 28 सीटों में से। ठीक है, तो उस टाइम जब ये बना था, काउंसिल का जब गठन हुआ था 1921 में, तो उस टाइम नॉन ब्राह्मण्स के लिए इसमें सीट्स नहीं होती थी। लेकिन जब 1919 में जब ये एक्ट आया, उसके बाद एक सीट जो है नॉमिनेट किया गया नॉन ब्राह्मण। तो ये कुछ मेजर प्रोविजंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हालाँकि आपको बस सिर्फ स्लाइड में दी हुई हैं, तो मैंने तो डिस्कस कर लिया जाए। अब कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो हमको डिस्कस करनी
कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जो है न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, क्योंकि मणिपुर में इलेक्शन कमीशन और जो गवर्नर हैं इनके बीच में कुछ टग ऑफ वॉर चल रहा है, जिसके चलते ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसमें था। तो देखो, कहीं भी चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट हो, कहीं भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया गया। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसलों के द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करता है। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 लेके आया था। इसके तहत बहुत सारे पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत नहीं रखा गया है, उसको बाहर कर दिया गया है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत नहीं आएगा। अर्थात अगर कोई एमपी एमएलए उन पोस्ट को होल्ड करता है तो वो डिसक्वालीफाई नहीं होगा, डिसक्वालिफिकेशन के तहत वो ग्राउंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो ऐसा कुछ कानून बना सकते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत कुछ पोस्ट को बाहर किया था, बाद में उसमें कोर्ट ने रोक लगा दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी कहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिसक्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड है। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अपॉइंटमेंट की हम टेस्ट करेंगे कि जो अपॉइंटमेंट हो रही है उस किस किस बिहाफ पे हो रही है, क्या उससे कोई रेमुनरेशन प्रॉफिट है, या कोई प्रॉफिट है, कोई रेमुनरेशन मिल रहा है। अपॉइंटमेंट रिमूवल या परफॉर्मेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है क्या, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है क्या, या जब चाहे तब ऑफिसर्स को निकाल सकते हैं जिनको पोस्ट दिया है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर सकती है, क्या रिमूव कर सकती है। अगर ऐसा कोई पोस्ट है तो वो ऑफिस ऑफ रेमुनरेशन मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर ऑफिस को कितना पावर दे रही है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति उस पोस्ट पे बैठा है, उसको होल्ड किया है उसने, तो क्या उसके पास पावर आ रहा है पैसे रिलीज़ करने के, लैंड अलॉट करने के, लीज़ देने के, लाइसेंस देने के। ये सब जो अगर पावर अगर उसको मिलता है तो ये ऑफिस ऑफ समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद एक केस आया था, एक 2001 में केस आया था, केस जो है प्रदुत्त बनाम स्वप्न राय, एक केस आया था 2001 में, उसके अलावा जया बच्चन का एक केस आया था 2006 में। इसमें क्या बातें हैं ये इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप करते हैं। बस ये चीज़ें हमने पढ़ ली कि 2001 वाले केस में क्या बातें कही। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। देखो, सारी चीज़ें कवर इसलिए नहीं करनी क्योंकि वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन ऑफ एमपी की बात कर लेते हैं, सांसदों के निलंबन की बात कर लेते हैं। अभी 12 सांसदों को निलंबित किया गया राज्यसभा से। तो क्या कानून है इसका? रूल 256 ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा, ये प्रोवाइड करता है सस्पेंशन ऑफ मेंबर फ्रॉम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से मेंबर्स को सस्पेंड करने का जो है एक प्रावधान है, वो 256 256 जो है वो परिभाषित कर। ठीक है, अब जो 256 का ये जो रूल है, इसके अनुसार यदि जो चेयरपर्सन है आवश्यक समझते हैं तो उस सदस्य को निलंबित कर सकता है जो सभापति के जो राइट्स हैं, जो प्राधिकार है उनका, उनका अवहेलना करता है। ठीक है, अगर उनका अवहेलना करता है, ठीक है, और अब्यूज़ द रूल, अगर वो रूल को फॉलो नहीं करता है, तो जो अथॉरिटी ऑफ चेयर होंगे, वो उनको सस्पेंड कर पाएँगे। ठीक है? राज्यसभा को ये पावर है कि इनफ़ाइनाइट टाइम के लिए भी किसी मेंबर को सस्पेंड कर सकती है। उसके अलावा अगर लगता है कि नहीं, टर्मिनेशन रोक देना चाहिए, सस्पेंशन रोक देना चाहिए, तो उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, एक मोशन लाके। एक मोशन लाके उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ये भी पावर है। तो ये बात हो गई हमारी सस्पेंशन ऑफ एमपी की। बाकी एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है एक्सपेंशन, इसकी बात करनी है, मंत्रिपरिषद का विस्तार। केंद्र सरकार ने नए मंत्रियों को शामिल करके जो है अ, अपनी मंत्रिपरिषद के विस्तार कर दिए उन्होंने, एक्सपैंड कर दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तकरीबन 77 तक, ये 77 मेंबर्स हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की। 95th 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है प्रावधान करता है, जिसके तहत आर्टिकल 75 1A जो है इंक्लूड किया गया था। इसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो क्षमता होगी, वो टोटल जो लोकसभा में मेंबर्स हैं, उनके 15% से अधिक नहीं, 15% से ज़्यादा लीड नहीं करेगी। ये बात ध्यान रखना है। और मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ ही साथ ये
3 टायर बॉडी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी, ठीक है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन था, उसी की जो है जो उस जिस प्रावधान पे वो चल रही थी, उसी प्रावधान पे हम अपने यहाँ फॉलो करते चले हैं। एक राज्यसभा ने पास किया है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली बात कि ये पार्ट 18 में संशोधन करेगा। पार्ट 18 में संशोधन करेगा। क्या करेगा? अबोर को जो कुछ एक ट्राइब्स थे, जिनको हटाया और शामिल किया गया है, ऐसा कुछ किया गया है। तो अबोर जनजाति को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से हटा दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात जो है, मिसमी इदू तारोन के स्थान पर मिसमी कमान, या जिनको मिज़ू मिसमी बोलते हैं, इदू जिनको मिसमी कहते हैं, और तारोन जिनको दिगारू मिसमी कहते हैं, उनको शामिल किया गया है। ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। मोम्बा के स्थान पर मोनपा, मेम्बा, सारताड़ और सजोलाड, इन जनजातियों को शामिल किया गया है इसके अंदर। बस इतना याद रखना है कि ये जनजाति कहाँ पर है? अरुणाचल। ये इतना याद रखना, क्योंकि ऐसे अलग से तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, जनजाति के बारे में पूछ सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि संविधान जो है प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, वो कौन सी रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी, ये पावर है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई करें कि ये एसटी कम्युनिटी हैं या नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को पावर है। ठीक है? और उसके अलावा में जो हमारी पार्लियामेंट है, वो भी मॉडिफाई